नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। भारतीय इतिहास की सीरीज दर बदर बढ़ती जा रही है। आप लोग, हम लोग दोनों मिलकर शायद सफलता का कुछ नया परचम लिखने जा रहे हैं। मेरे द्वारा आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान दिया जा रहा है, तो बस इतना सा समझता हूं कि एक कण है जो आपके लिए मेरे द्वारा से प्रयास है। समझ में आ रहा है तो लाइक करके रखें, अच्छा आ रहा है तो अपने फ्रेंडों को भी बताइएगा। अच्छी चीजें आपके साथ शेयर हो रही है। भारतीय इतिहास में हमने आधुनिक भारत स्टार्ट किया और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम जो टॉपिक राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आज अंतिम वीडियो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के ऊपर। हमने पुर्तगाली पढ़े, डच पढ़े, डेनिश पढ़े, अंग्रेज पढ़े और लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो था हमारा फ्रांसीसी। आपने मेरे साथ पढ़ा कि फ्रांसीसी कंपनी, जिसका नाम आता है द इंड ओरिएंटलिस कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट के प्रयासों के द्वारा की जाती है। इस समय शासक का नाम भी आपसे पूछा जाता है। उस समय शासक का जो नाम आता है वो नाम है लुई 14। लुई 14 के शासनकाल में इस कंपनी की स्थापना हुई। एक सरकारी कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए आती है। पहला फ्रांसीसी व्यक्ति जो भारत में आया उसका नाम आता है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल भारत में आता है 1667 ईस्वी में और 1668 ईस्वी में इसके द्वारा सूरत में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती है, यानी सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। नेक्स्ट बात आपने देखी कि 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो दक्षिण भारत में पड़ता है, मसूलीपट्टनम में भी एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती है और मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में केंद्र की स्थापना होती है। फिर आपने आगे देखा, मैंने आपको कहा कि वेलिकोंडापुरम जो दक्षिण भारत का एक सूबा आता है, वेलिकोंडापुरम, उस सूबे में से एक सूबेदार है जिसका नाम है शेर खां, और शेर खां से एक बस्ती प्राप्त की जाती है। बस्ती का मतलब कुछ क्षेत्र प्राप्त किया जाता है और उसी क्षेत्र का नाम परिवर्तन करके आगे उसका नाम रखा जाता है पांडिचेरी। और पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में मुख्यालय बना दिया जाता है पूरी फ्रांसीसियों के, यानी जितनी भी फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था उसका मुख्यालय क्या बन गया? पांडिचेरी। आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा, आपसे पूछा जाए कि डचों का मुख्यालय, आपने देखा था गुस्तावस फोर्ट को बनाया, पुलिकट। फिर आपने देखा कि अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के बारे में तो आपको बंगाल भी याद है, बिहार, बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, कोई सा भी तीन में से एक आपके आ सकता है। आपने ये देखा कि डेनिश का जो मुख्यालय बनाया वो सेरामपुर बंगाल को बनाया। ट्रावेनकोर भी अगर नाम आ जाए तो वहां भी आपको रखना है, क्योंकि पहला केंद्र ट्रावेनकोर में रहा। फ्रांसीसियों के द्वारा जो मुख्यालय बनाया गया उसका नाम क्या है? पांडिचेरी। पांडिचेरी तक 1954 ईस्वी तक यहां तक शासन करते हैं फ्रांसीसी। भारत आजाद हो जाता है उसके बाद में भी 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का आधिपत्य रहता है। कहां पर? पांडिचेरी के ऊपर। मैंने आपको एक शब्द पहले भी बोला था कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कंपनी जो भारत में, केबीसी में 5 करोड़ केबीसी जो आप खेलते हैं वहां पर यह सवाल बन चुका है पहले भी कि ऐसी कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में आती है लेकिन एंड में, सबसे अंत में भारत से गई थी। तो उस कंपनी का नाम है पुर्तगाल। 1961 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गोवा, दमन व दीप पर अधिकार किया जाता है और फिर पुर्तगाल यहां से वापस जाते हैं। तो 1961 ईस्वी में गोवा स्वतंत्र हुआ था। तो यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुए, उस संघर्ष के बारे में बात करी थी। मैंने संघर्ष का नाम दिया था कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक युद्धों में आपने देखा था कि 3 युद्धों के बारे में विशेष रूप से बात थी। पहला युद्ध हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक। फिर आपने वहां देखा इस युद्ध का जो कारण रहे थे, पहला कारण मैंने आपको बताया क्योंकि इस समय यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया, अगर आप सही तरीके से कभी विश्व का इतिहास पढ़ने का आपको मौका मिलेगा
तो वहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भी लड़ाई चली है, और लड़ाई में दो सबसे आगे रहे थे, एक तो फ्रांस रहा था और दूसरा ब्रिटिश और इंग्लैंड के निवासी रहे थे, इंग्लैंड रहा था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जब वहां संघर्ष चल रहा है यूरोप में, तो भारत में भी फ्रांसीसी थे, तो यहां पर भी संघर्ष रहा। फिर आगे अगर हम बात करें तो ये संघर्ष रहा, लेकिन अगर तत्कालीन कारण पूछा जाए तो तत्कालीन कारण मैंने ये कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए गए और उन जहाजों को डुबो दिया गया, उनको अधिग्रहण कर लिया गया। इस कारण से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हो गया और इस युद्ध को हमने कर्नाटक युद्ध का नाम दिया, पहला हुआ। पहले यूरोप में संधि होती है एक्स-ला-चैपल की संधि, एक्स-ला-चैपल या शैपल की संधि। इस एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत ही वहां पर ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न घूम रहा था, नॉक नॉक कर रहा था, उस प्रश्न का हल निकल गया और वहां पर यूरोप में फ्रांसीसी और यूरोप मतलब अंग्रेजों के मध्य समझौता हो गया, संधि हो गया, तो यहां पर भी युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम है डुप्ले। डुप्ले ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय जो स्वायत्त राज्य आते हैं जिसमें कर्नाटक आता है और हैदराबाद आता है। हैदराबाद पहले मुगल बादशाह के अधीन आता था, यानी हैदराबाद मुगलों का सूबा है, प्रांत है, और वो स्वतंत्र प्रांत की स्थापना करता है कौन, चिनकिलिच खां 1724 में। और चिनकिलिच खां यानी हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही आता है कर्नाटक। अब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा और इस कर्नाटक की राजनीति में डुप्ले के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और 1749 से लेकर 54 के मध्य यह हस्तक्षेप रहा और इसी को हमने दिया द्वितीय कर्नाटक युद्ध का नाम। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चला, मतलब कोई निर्णायक परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला। कभी फ्रांसीसी जीत जाते हैं, कभी अंग्रेज जीत जाते हैं, चंदा साहब, ये सब पर अलग की बातें हैं, इसको हम अभी गौर नहीं करेंगे। तो ये निर्णायक युद्ध रहा। लेकिन आगे जाकर फिर यूरोप का संकट, देखो यूरोप में संकट पैदा हुए, उसका कारण हमें यहां भुगतना पड़ा। कैसे, यूरोप में फिर क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 सालों तक चलने वाले युद्ध होते हैं, उन्हें सप्तवर्षीय युद्ध। 1757 से लेकर 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध आए और इस सप्तवर्षीय युद्धों में दो व्यक्तियों के मध्य लड़े गए, एक तो फ्रांस और दूसरा आता है ब्रिटेन। क्यों लड़े गए, इसके पीछे कारण था कि ब्रिटेन भी कनाडा पर, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश यानी देश है पूरा का पूरा कनाडा, अमेरिका मतलब फ्रांस चाहता था कि कनाडा पर मेरा अधिकार हो और उधर इंग्लैंड चाहता था तो कर्नाटक पर, कनाडा पर किसका अधिकार हो, मेरा अधिकार हो। तो कनाडा को लेकर फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य और फ्रांस या ब्रिटिश के मध्य क्या लड़े गए थे, सप्तवर्षीय युद्ध लड़े गए थे। लेकिन एंड में जाकर कनाडा अंग्रेजों को प्राप्त होता है, कनाडा अंग्रेजों को प्राप्त होता है और एक संधि होती है जिसे इतिहास में पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। और पेरिस की संधि के तहत ही ये जो थी यहाँ पर भारत में युद्ध चल रहा था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसका समापन हो जाता है। ये तीनों युद्ध आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में फ्रांसीसियों की पराजय का निर्णायक युद्ध कौन सा रहा। ये क्वेश्चन विशेषकर बनता ही बनता है और वन लाइनर एग्जाम में तो कई बार बन जाता है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से रखना है। एक युद्ध आता है जिसका नाम है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र नीचे, तो बांडीवास का युद्ध आता है और बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं। किससे, अंग्रेजों से। फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम है लाली, काउंट डी लाली, और उधर अंग्रेजी गवर्नर आता है जिसका नाम है जनरल आयरकूट। दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन काउंट डी लाली इसमें पराजित होता है और ये भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य निर्धारित करने वाला युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी भारत में कमजोर हो गए और धीरे धीरे भारत में उनकी सत्ता बिल्कुल खत्म होती चली गई और 1954 ईस्वी में ये भारत से वापस चले गए। तो निर्णायक युद्ध की बात मैं कर रहा था, वो निर्णायक युद्ध का नाम लिख देता हूं, फ्रांस या फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य, यहीं पर चलता हूं मैं, उस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं।
फ्रांसीसियों, देखिएगा मेरी हिंदी पर मत जाइएगा, हिंदी में इधर उधर लिख देता हूं क्योंकि हिस्ट्री में हमें हिंदी की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य निर्णायक युद्ध बांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 22 जनवरी 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया। 1760 में हुआ। तो ये निर्णायक युद्ध था। अब निर्णायक युद्ध की बात करते हैं तो यहां पर फ्रांसीसी गवर्नर आता है काउंट डी लाली। काउंट करना है डी को किसके साथ? लाल के साथ। तो आता है काउंट डी लाली। काउंट करना है डी को किसके साथ? लाल के साथ। वर्सेज। इधर कौन था? इधर आता है जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट। तो भाई साहब ये कूटने वाले ने घना कोटा, बहुत ज्यादा मारे हो, चोखा गाढ़ा कूटे किसको? काउंट डी लाली को। और काउंट डी लाली को पराजित कर दिया। यानी इस युद्ध में पराजय किसकी होती है? फ्रांसीसियों की। और यही इस युद्ध ने फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्धारण कर दिया भारत में। और यहां से इनकी कमजोर जड़ें होती वो कमजोर होती चली गई और धीरे धीरे फ्रांसीसी भारत से पतन हो गए। लास्ट लाइन लिख रहा हूं इस टॉपिक की। 1954 में पांडिचेरी पर भारत सरकार ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और फ्रांसीसी कहां से चले गए? फ्रांसीसी भारत से क्या कर गए? पलायन कर गए, यानी चले गए। तो फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं और इस युद्ध का तो यहां पर हमारा एक जो टॉपिक कंप्लीट हमने जो चालू किया था उसका टॉपिक का अंत हो चुका है, जिसका नाम था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डाल रहा हूं आपके सामने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, जो चीजें मैंने आपको यहां पर लिखी हैं बोर्ड पे, वो चीजें मैं आपको रिटर्न पीडीएफ में भी उपलब्ध करवाऊंगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे विद्यार्थियों। आपको सारी की सारी चीजें मैं आपको रिटर्न में भी देने वाला हूं। तो आप इनको मेरे साथ पढ़ रहे, यहां भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को पढ़िएगा, उसके बाद जो नोट्स वो जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना मेरा विश्वास है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब बात करते हैं नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक आधुनिक भारत का, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। और भारत में भी आपको पता है सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा जो सत्ता स्थापित की गई थी वो बंगाल में की गई थी। कहां पर की गई थी? बंगाल में। तो हम बात करेंगे बंगाल की। कहां की? बंगाल की। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। केंद्र में बैठते हैं मुगल बादशाह। मुगल बादशाह। और यानी केंद्र में कौन है? मुगल बादशाह। केंद्र से नीचे जो चीज आती है वो आती है प्रांत।
तो बंगाल भी क्या रहेगा, एक प्रांत होगा। मुगल काल में इसी प्रांत को कहा जाता था सूबा, यानी बंगाल क्या रहेगा, एक सूबा है। दोबारा समझिएगा, मुगल बादशाह केंद्र में बैठता है और उसके नीचे अधीन सूबा आता है और बंगाल, तो यहां इसे क्या कहा जाएगा, सूबा। तो ये सूबा है और इसी सूबे का जो अधिकारी होता था इसे कहते हैं हम सूबेदार। क्या कहेंगे, सूबेदार। इसे तो हम क्या कहेंगे, सूबेदार। पहले भी बता चुका हूं कि बंगाल का मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब बिहार है, बंगाल का मतलब उड़ीसा है, बंगाल का मतलब बिहार है, बंगाल का मतलब उड़ीसा है और बंगाल का मतलब असम है। और बंगाल का मतलब जो हम बांग्लादेश कहते हैं यह भी उसी समय है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। तो ये इतना क्षेत्र किसके अधीन आता था, बंगाल के अधीन। अब हम ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं बंगाल में। देखिएगा, अब हमें सबसे पहली चीज है कि अंग्रेजों के द्वारा 3 व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली गई थी। देखिएगा, दोबारा मैं आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। अंग्रेजों के द्वारा एक व्यापारिक कोठी यानी बनाई गई थी बंबई में। पढ़ा है आपने बंबई की स्थापना। आपको पता है 1662 ईस्वी में एक विवाह हुआ था कैथरीन ब्रिगेंजा का अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ, और उसी के तहत बंबई उसको दहेज में मिला था, पुर्तगालियों ने दिया था। उसी चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बंबई दे दिया और आगे जाकर यहीं पर बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। सूरत पहले मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन सूरत से हटाकर कहां किया गया, बंबई को। यह आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। दूसरी बात आपने देखी थी मद्रास। मद्रास में भी आपने देखा था कि मैंने कहा था 1651 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा जिसका नाम आता वेंकटरंपा, वेंकटरंपा से मद्रास को पट्टे पे लिया जाता है और मद्रास को पट्टे पे लेने के बाद वहां पर एक व्यापारी केंद्र की स्थापना की जाती है और आगे जाकर यही एक प्रेसिडेंसी का रूप लेती है, वो जो मद्रास प्रेसिडेंसी भी आपने मेरे साथ देखी। फिर मैंने आपसे कहा है कि तीसरा केंद्र जो इंपॉर्टेंट है ये है बंगाल, और बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में भी कोलकाता, क्या नाम है, कोलकाता या कलकत्ता जिसे आप बोलते हैं, कोलकाता या कलकत्ता। बंगाल आपने ये देखा था, कलकत्ता की स्थापना मैं आपको पहले करवा चुका हूं अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है। मैंने आपको ये बताया था कि 1698 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 1698 में बंगाल का एक सूबेदार आता है जिसका नाम है अजी मुशान। क्या नाम है, अजी मुशान। ये जो अजी मुशान भाई साहब हैं ये औरंगजेब का पोता है। किसका पोता है, औरंगजेब का पोता है अजी मुशान। इस अजी मुशान के द्वारा 1200 रुपए में, कितने रुपए में, 1200 रुपए में 3 गांव दिए गए थे। और 3 गांव कौन कौन से थे, एक का नाम तो है आपको गोविंदपुरा, गोविंदपुरा। दूसरा गांव था सूतानाती, कौन सा नाती, सूतानाती। और तीसरा नाम है कालीकाता, कालीकाता। तो 3 गांव दान में दिए गए थे, दान में नहीं दिए गए थे। 1200 रुपए आपको दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, गोविंदपुरा, सूतानाती और एक और आता है कालीकाता। ये तीनों के तीनों गांव किसे दिए गए थे, अंग्रेजों को दिए थे। और इस समय था जॉब चौरनॉक। आपने ये भी देखा था कि 1200 रुपए में ये जागीर प्रदान कर दी जाती है और आगे जाकर जॉब चौरनॉक ने इन तीनों क्षेत्रों को मिलाया और तीनों क्षेत्रों को मिलाने के बाद में एक नए शहर की स्थापना कर दी जिसे वर्तमान में आप जानते हैं कलकत्ता के नाम से। किसके नाम से, कलकत्ता के नाम से। तो कलकत्ता शहर की भी स्थापना हो जाती है। अजी मुशान के द्वारा 1200 रुपए में गोविंदपुरा, सूतानाती और कालीकता की 3 जागीरें प्रदान की गई थी और आगे जाकर यही शहर यहां पर विकसित होता है जिसका नाम है कलकत्ता। आपने ये भी देखा था कि इसी कलकत्ता में विलियम तृतीय के नाम पर एक दुर्ग बनाया गया जिसका नाम है विलियम फोर्ट।
विलियम फोर्ट। इसी विलियम फोर्ट की स्थापना की जाती है 1700 ईस्वी में। कब की जाती है? 1700 ईस्वी में। तो पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा केंद्र बना कलकत्ता। क्या बना? कलकत्ता। अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अगर सत्ता जमाना चाहेंगे तो सबसे बड़ा शहर है उनका कौन सा? बंगाल। तो ये चीजें मैं आपको बैक में लेकर गया हूं। बंगाल कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दी। फिर दोबारा एक बार समझ लीजिए। केंद्र में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह के अंतर्गत सूबा और सूबे का नाम है बंगाल, और बंगाल में बिहार, उड़ीसा और असम का क्षेत्र आता था। बंगाल की स्थापना कैसे होती है? कलकत्ता कैसे बनता है इसको देखना। कलकत्ता शहर की स्थापना कैसे होती है? 1698 ईस्वी में अजीमुशान जो सूबेदार आता है, कहां का? इसी क्षेत्र का, बंगाल का। इसने 1200 रुपए में 3 गांव दिए गए थे। एक का नाम गोविंदपुरा, दूसरे का नाम सूतानाती, तीसरे का नाम कालिकता, और इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर की स्थापना की जाती है कलकत्ता। और यही कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉर्ज चार्नोक के द्वारा। और इसी कलकत्ता में आगे जाकर एक दुर्ग बनाया गया जिसका नाम है विलियम फोर्ट, और विलियम फोर्ट ब्रिटेन के महाराजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया इसका नाम। तो मेन केंद्र बंगाल बना है, और बंगाल प्रेसिडेंसी का भी मेन केंद्र कौन सा है? कलकत्ता। तो अंग्रेजों की राजधानी क्या रहेगी? कलकत्ता। और आपने सही तरीके से पढ़ा है, 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है मित्रों। 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है। मैं भारत की राजधानी बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिटिश भारत की राजधानी। क्या समझते हो ब्रिटिश भारत से? ब्रिटिश भारत समझो। मान लीजिए ये पूरा का पूरा भारत है, और इस भारत में पूरे के पूरे क्षेत्र पर थोड़ी अंग्रेजों के द्वारा अधिकार किया गया था। मान लीजिए अंग्रेज यहां पर शासन करते हैं, इतने क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीता है, बाकी पर कौन रहेंगे? देसी राजा। तो बाकी पर जो देसी राजा रहेंगे इसे तो कहेंगे हम देशी भारत। कैसा भारत? देसी भारत। और ये वाला जो भारत होगा इसका नाम है ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत की ही राजधानी बनेगी कलकत्ता। कौन सी राजधानी होगी? कलकत्ता। तो कलकत्ता को देखो। अब हम कलकत्ता कैसे कैसे कलकत्ता की नींव डल जाती है, कैसे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है और मुख्य केंद्र या राजधानी के रूप में तब्दील होता है कलकत्ता। इसके पीछे क्या इतिहास रहा है इसी को हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के अंतर्गत। ये तो सिर्फ छोटा सा हिंट था। अब ये तो आपने देख ही लिया है कि जागीर प्राप्त हो जाती है। अब जागीर के बारे में अब आगे चलते हैं। मिटा दूं मैं इसको, आपके सामने मिटा देता हूं, मैं लिख भी दूंगा, वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा, उससे मैंने बखूबी रूप से लिखा हुआ है। ये सब चीजों को आपको मिल जाएगी। ये सब चीजें जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताई है वो सब चीजें मेरे नोट्स में आपको उपलब्ध होंगी। वो पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, उसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए कि 1700 में मुगल बादशाह कौन था मेरे भाई? 1700 में मुगल बादशाह, क्योंकि विलियम फोर्ट की स्थापना 1700 में होती है, तो 1700 में मुगल बादशाह कौन आता है? कौन बताएगा? 1700 में मुगल बादशाह, वाह। तो 1700 ईस्वी में जो मुगल बादशाह था उसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। अब औरंगजेब के समय की बात करेंगे, कौन आता है? औरंगजेब। देखिएगा, मुगल बादशाह, क्या नाम है मुगल बादशाह का? औरंगजेब। ये कहां पर बैठे हैं? केंद्र में। कहां पर बैठे हैं? केंद्र में। और मैं बात कर रहा हूं कहां की? प्रांत की, यानी सूबे की। और सूबा भी कौन सा? बंगाल। कौन सा सूबा? बंगाल। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा, मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है माय डियर? मुर्शिद कुली खां। या मुर्शिद कुली खां को इस बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। कहां का? बंगाल का दीवान। अभी देखते रहिएगा।
1698 में बता चुका हूं, 1698 में अजीमुशान यहाँ का क्या बना हुआ है, सूबेदार, लेकिन यहाँ इसको क्या बनाया, दीवान, और ये दीवान बनाया गया 1700 ईस्वी में। कहां पर, 1700 में। पहली बात मैंने आपको ये लिख दी है, समझ में आई। औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया गया 1700 में। दूसरी बात आप मेरे साथ यहां समझिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो आपको पता है 1717 का समय आया, और 1717 के समय मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। कौन बना, फर्रुखशियर। और ये फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह बनता है, कौन है ये बादशाह, इस फर्रुखशियर ने, वही बात करेंगे हम बंगाल की, और इस फर्रुखशियर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया, किसे, सूबेदार नियुक्त किया मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां, देखो पहले क्या बनाया मेरे डियर, पहले दीवान बनाया है, और दीवान बनाने वाला शख्स आता है औरंगजेब। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1717 की, और 1717 में फर्रुखशियर के द्वारा बंगाल का दीवान बना दिया गया, किसे, मुर्शिद कुली खां को। अब जैसे ही ये बंगाल का दीवान बनेगा, बंगाल का सूबेदार बनेगा, तो इस समय मैंने आपके कहा है कि अजीमुशान, उन दोनों के बीच मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण इस मुर्शिद कुली खां ने इस बंगाल की राजधानी बनाया, किसे, मुर्शिदाबाद को। किसे बनाया, मुर्शिदाबाद। और इससे बंगाल की राजधानी बना ली, किसको, मुर्शिदाबाद को। और मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने के बाद में ये अलग हो गया। पहले राजधानी ढाका थी, लेकिन आगे जाकर कौन सी राजधानी बना ली गई, मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद। इसे मकसूदाबाद भी कहते हैं, मकसूदाबाद। और आगे जाकर, क्योंकि 1717 ईस्वी का समय है, आपको पता है कि केंद्र में मुगल बादशाह कमजोर हो गए हैं। क्यों कमजोर हो गए हैं, औरंगजेब ही अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है, लेकिन उसके बाद में केंद्रीकरण की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और इसका फायदा उठाया किस भाई साहब ने, मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां भाई साहब ने क्या किया, 1717 ईस्वी के बाद यानी 1717 में अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब। और किससे स्वतंत्र हो गया, मुगल बादशाह के परचम से स्वतंत्र हो गया, अपना एक नया राज्य बना दिया जिसका नाम है बंगाल। और कह दिया कि हम कहीं मुगल बादशाह के नाम पर या मुगल बादशाह के अंतर्गत अब हम उनके नीचे काम नहीं करते हैं, अब स्वतंत्र राज्य बन गया बंगाल। बात समझ में आई, बंगाल कैसे आया, बंगाल कैसे समझ में आ रहा है, बंगाल का इतिहास हम कैसे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। औरंगजेब ने तो दीवान बनाया था, लेकिन फर्रुखशियर ने इस भाई साहब को सूबेदार बना दिया। आगे जाके 1717 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बन गया। कहां का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खां। अब पढ़ते हैं मुर्शिद कुली का, यहां से आपका इतिहास चालू होता है, बंगाल का इतिहास। अच्छा, आज मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, नोट्स में लिख दिया है मैंने, ये चीजों को आपको मिल जाएगी। तो बंगाल का नवाब कौन बना, मुर्शिद कुली खां। अब कैसे अंग्रेज यहां पर आएंगे, इसको भी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको जड़ बता रहा हूं, जड़। मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल पर कौन शासक करता है, तो बंगाल का क्या है ये, पहली चीज तो नवाब घोषित किया इसने अपने आप को, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया अपने आप को 1717 में, किसके द्वारा, खुद के द्वारा। अब ये भी देखा है आपने कि ये है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में यहां पड़ता है बंगाल, और केंद्र में कौन है, ये मान लीजिए कि मुगल बादशाह केंद्र में बैठे हैं। अब पहले क्या होता था कि यहां से
क्या किया जाता, शासन, और ये जो बंगाल का नवाब होता था, ये जो बंगाल के जो सूबेदार होता था, वो मुगल बादशाह को क्या भेजता था, राजस्व, यानी जो भी कर या जो पैसा इकट्ठा करेगा वो कहां भेजा जाएगा, मुगल बादशाह के पास। अब नवाब बन गया है तो इसने क्या किया, कुछ तो भेजेगा, मुगल बादशाह को भेजेगा बाद में, लेकिन इसने क्या किया, इस पूरे वाले क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, बंगाल के बाद अभी अभी बताया बिहार, उड़ीसा और असम, ये जो क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इसके द्वारा एक प्रथा लागू कर दी गई, और वो प्रथा थी इजारेदारी। कौन सी प्रथा, इजारेदारी। इजारेदारी, ज्यादा कुछ नहीं समझना, इजारेदारी, इकरारनामा कभी पढ़ा होगा, इकरारनामा यानी दो व्यक्तियों के मध्य कोई समझौता हो जाता है और जिसके तहत कह दिया जाता है कि भाई साहब आपको इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है, यही होता है समझौता। अब यहां पर इजारेदारी में इकरार किसके मध्य हुआ, जमींदार और नवाब के मध्य। जमींदार और नवाबों में दोनों में गठबंधन हो गया और तुमसे कह दिया गया कि भाई साहब जमींदार साहब आप तो इस क्षेत्र में जितना भी राजस्व होगा उतना मुझे इकट्ठा करके दे दीजिए, कुछ आपका जो हिस्सा होगा वो आप रख लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। यानी इजारेदारी का मतलब है, अब क्या हुआ, सारी जो भूमि थी वो एक तरीके से ठेके पे दे दी गई, ठेकेदार बिठा दिया गया। ठेकेदार कौन, जमींदार, यही है बात। तो ठेकेदार कौन हो गया, जमींदार। यानी इजारेदारी का मतलब क्या है, भूमि को ठेके पर देना। भूमि को किस पर देना, ठेके पर देना, भूमि को ठेके पर देना। तो इसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की और राजस्व वसूल किया, और वसूल करने के बाद ने भूमि को किस पे दी, मतलब किस पे दे दिया, ठेके पर। अच्छा, बेनिफिट है या नहीं है इजारेदारी में, बहुत बेनिफिट है मेरे भाई। अंग्रेजों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथाएं लागू की गई थी, तो उसमें स्थायी बंदोबस्त आती है। अंग्रेजों ने कहा था जो जमींदारों को कि आप हमें साल भर का सिर्फ 4 करोड़ रुपए उगा के दीजिए, 4 करोड़ रुपए का आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने किससे कहा, जमींदारों से, और उसमें से भी आपका हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन भाई साहब एक समय आता है, भारतीय जमींदार इतने निर्लज्ज थे, 4 करोड़ रुपए की मांग की थी, इन्होंने भारतीय किसानों से 13 करोड़ रुपए उगा लिए। कम थोड़ी है, टैलेंटेड आदमी है, भारतीय हैं। अंग्रेजों ने सोची 4 करोड़ नहीं लेकर आएंगे, हमने 13 करोड़ रुपए उगा के दिए अंग्रेजों को। बेनिफिट दोनों का हुआ, जमींदार का भी हुआ और किसका हुआ, अंग्रेजों का भी हुआ, और जमींदार आगे जाके धनवान होते चले गए। अच्छा, जमींदार क्यों धनवान हो रहे हैं, धनवान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सोचो 1/10 भाग में से मान लीजिए कि पूरा 1 रुपया है और 1 रुपये में से 25 पैसा हमने किसको दे दिया, या 100% में से 25% हम जमींदार को दे रहे हैं। अब मैंने 100 रुपए का कलेक्शन किया तो मेरे को सिर्फ 25 रुपए मिले। अगर मैंने 1000 रुपए का कलेक्शन किया तो 250 रुपए मिले। अगर मैंने 10,000 कलेक्शन किया तो 2500 मिले, और फिर मैंने 1 लाख का कलेक्शन किया तो 25,000 मिले। यानी जितना मेरा कलेक्शन बढ़ेगा उतना मेरा अमाउंट भी तो बढ़ेगा, तो जमींदार भी तो माला माल होगा। 4 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ रुपए किसके, जमींदार के। लेकिन इन्होंने 13 करोड़ 12 करोड़ रुपए उगा के दे दिए, तो इसका मतलब 4 करोड़ रुपए किसके मेरे भाई, जमींदार के। 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, यानी इस तरीके से जमींदार भी मालामाल होते चले गए। लेकिन शोषण किसका हुआ, किसानों का। किसका हुआ, किसानों का। तो भूमि को ठेके पर देने, ये इजारेदारी की प्रथा बंगाल में किसके द्वारा शुरू की गई, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण बात आती है इसके बारे में, एक और चीज याद रखनी है, इसने 1719 में, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, तो 1719 में बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, यानी बिहार पर अधिकार कर लिया। 1719 में किस पर अधिकार कर लिया, बिहार पर। और बिहार में भी इसके द्वारा क्या कर ली जाती है, सत्ता की स्थापना, बिहार को भी अपने अधीन कर लिया जाता है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है, जो नवाब बनता है, वो नवाब बनेगा इसी का दामाद। तो मैं इसको मिटा देता हूं, नवाब, पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। इजारेदारी प्रथा याद रखनी है, और बिहार पर अधिकार किसके द्वारा किया गया, मुर्शिद कुली खां। अब जो नवाब आएगा उसका नाम है शुजाउद्दीन। क्या नाम है, शुजाउद्दीन।
हम बंगाल के नवाबों की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजों पर अभी आया ही नहीं हूं माय डियर, डीप में लेके चल रहा हूं थोड़ा सा। सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 39 तक बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। ये क्या है? दामाद है। किसका दामाद है? वही मुर्शिद कुली खां का दामाद है, मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां का दामाद है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। अब इसको आपको ये पता है कि इसमें, अच्छा एक बात जो आपने पहले बिहार लिखी थी वहां बिहार नहीं उड़ीसा कीजिएगा। क्या कीजिएगा? उड़ीसा। मुझसे गलती में थोड़ा आ गया। बिहार पर अधिकार किसने किया? तो बिहार पर अधिकार, बिहार पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? सुजाउद्दीन के द्वारा। और मुर्शिद कुली खां के द्वारा किस पर अधिकार किया गया? उड़ीसा पर। किस पर किया गया? उड़ीसा पर। ये उड़ीसा बाद में छीन लिया जाएगा। 1751 ईस्वी में आक्रमण होगा मराठों का, और मराठा सरदार ये उड़ीसा को छीन लेंगे और 12 लाख रुपए वसूल करेंगे इनसे। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं मराठाओं में। तो सुजाउद्दीन बिहार पर अधिकार कर लेता है और दामाद है किसका? मुर्शिद कुली खां का। थोड़ी सी फैक्ट और है, आगे देखते हैं किस चीज के बारे में। देखिएगा, सुजाउद्दीन, इस सुजाउद्दीन का बेटा आता है सरफराज। क्या नाम है? सरफराज। क्या नाम है? सरफराज। बिहार की बात करते हैं। सरफराज, ये बिहार पर अधिकार किसका हो गया? सुजाउद्दीन का। और इसी बिहार का नायब सूबेदार बनाया एक व्यक्ति को जिसको इतिहास में आप कहते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां एक सैनिक था, और इस सैनिक को आगे जाकर जैसे बिहार पर सुजाउद्दीन का अधिकार हुआ तो इसको यहाँ का नायब सूबेदार बना दिया अली वर्दी खां को। और अली वर्दी खां धीरे धीरे गद्दी पर बैठेगा। किसकी पर? बंगाल की गद्दी पर। और बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लेगा कौन? अली वर्दी खां। बंगाल के नवाबों में सबसे शक्तिशाली नवाब कौन है? अली वर्दी खां। आगे जाकर ये अंग्रेजों के बारे में कोटेशन कहेगा कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की जा सकती है। अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काटेंगी, और अगर इन्हें नहीं छेड़ा गया तो ये क्या देंगी? शहद देंगी। क्या देंगी? शहद देंगी। तो आगे जाकर 1740 ईस्वी में, अब देखिएगा ये नवाब बन गया है। एक बात, लास्ट बात मैं यहां पर कर रहा हूं। इन भाई साहब के एक पुत्र आते हैं जिसका नाम है सरफराज। सरफराज, इनकी मृत्यु के बाद में नवाब बनेगा सरफराज। लेकिन यहां पर ये भाई साहब भी बड़ा ही महत्वाकांक्षी है, और इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है। दोनों के मध्य लड़ाई होती है, और इस लड़ाई का नाम आता है गिरिया का युद्ध। किसका युद्ध? गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध होता है 1740 में, और 1740 इसमें गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है तो सरफराज को। और सरफराज जैसे ही पराजित होता है, बंगाल का नया नवाब बना कौन? अली वर्दी खां। समझ में आई बात? बंगाल का अब नया नवाब कौन बन चुका? अली वर्दी खां। तो सुजाउद्दीन दामाद मुर्शिद कुली खां का बिहार पर अधिकार करता है, बिहार का नायब सूबेदार अली वर्दी खां को बनाता है, और इसी का पुत्र आता है सरफराज। दोनों के मध्य 1740 ईस्वी में युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। इधर से अली वर्दी खां और इधर से सरफराज। सरफराज इस युद्ध में पराजित होता है, और आगे जाकर बंगाल का नवाब बनता है कौन? अली वर्दी खां। तो यहां तक हम रहेंगे, आगे से हम पढ़ने वाले हैं अली वर्दी खां के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलेंगे इसी क्लास में, नोट्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।